हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज चल रही है। मैंने काफ़ी सारे थिंकर अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के, तो आप जाके बाकी थिंकर्स के अच्छे से आप कर लीजिए। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस भी मिल जाएगी। लगभग मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस है और ये सारा मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रही हूँ। और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन सीरीज़ भी है जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला है। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम लेनिन करने वाले हैं। और अगर किसी भी वजह से आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870 से 1817 में उनका जन्म हुआ था। 1924 में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो व्लादिमीर इलीच यूलियानोव लेनिन था, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को इलियानोव्स्की नामक नगर में हुआ था। मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय किसको जाता है? लेनिन को जाता है। लेनिन के शब्दों में क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। लेनिन ने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व क्रांति असंभव है। लेनिन की मूल्य मान्यता। अब लेनिन की क्या क्या मूल्य मान्यता है? लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया तथा मार्क्स की मान्यताओं को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने मार्क्स की मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा कि मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूँ। अतः लेनिन ने मार्क्स की किसी मान्यता को विसंगत पूर्ण नहीं कहा। उन्होंने मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए कुछ नए विचारों का निर्माण किया। तो उनके कौन दो नए विचार हैं? एक साम्राज्यवाद का सिद्धांत और दूसरा दल का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार किसने दिया है? तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार आपको लेनिन ने दिया है। ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है। साम्यवादी लेनिन के अनुसार क्या? साम्यवादी लोकतंत्र जो है वो निर्देशित लोकतंत्र है। लेनिन की अक्टूबर 1914 की क्रांति में रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया गया। क्या? अब ये नारा भी पूछ रहे जो लेनिन ने 19 अक्टूबर क्रांति जो हुई थी 1914 में, उसमें किस चीज का नारा दिया? तो रोटी, भूमि और शांति। रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया। लेनिन ने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना। क्या बोले? लेनिन पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना, साम्यवादी क्रांति को सुनिश्चित माना, लेकिन उन्होंने वर्ग की संकल्पना में मजदूर के साथ किसानों को भी जोड़ दिया। लेनिन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित होना है। आगे है मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्य चेतना है, परंतु लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है, इसीलिए पूंजीवादी विचारधारा मिथ्य चेतना है। साम्राज्यवाद का सिद्धांत। लेनिन की पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद है। उसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा जाता है। लेनिन के अनुसार इंग्लैंड एवं फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीका महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं और इस शोषण से वहां के सर्वहारा वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रहा। रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी कहते हुए लेनिन कहा कि यहाँ क्रांति करना आसान है क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दल विद्यमान है। कोटस्की और लेनिन के मध्य मतभेद। अब ये कोटस्की की जो बुक है द रोड टू पावर 1909 में लिखी गई, उसके उत्तर में लेनिन ने अपनी पुस्तक द प्रोलेटेरियंस रेवोल्यूशंस एंड द रिनेगेड्स कोटस्की 1918 में लिखा। लेनिन के अनुसार वर्तमान युग में रूस में अभी क्रांति संभव है, इसीलिए पहले पूंजीवाद की प्रतीक्षा
करना और पुनः बुर्जुआ क्रांति के पश्चात साम्यवादी क्रांति होना रूस के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि कोटस्की का विचार था कि बुर्जुआ क्रांति के बाद साम्यवादी क्रांति होगी। अब दल का सिद्धांत। लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन जो 1901 में लिखा और पब्लिश हुआ 1902 में, दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना। दल सर्वहारा वर्ग की सबसे प्रशिक्षित एवं भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति है। लेनिन के अनुसार दल का मूल कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या है? सर्वहारा वर्ग को साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना, साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना। लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि एक देश में समाजवाद की नारा किसने दिया? तो स्टालिन ने दिया। उन्होंने कमजोर कड़ी का सिद्धांत, घेरे का सिद्धांत भी दिया। देखो अब 3 बातें हो गई स्टालिन से रिलेटेड। क्या क्या? उन्होंने एक देश में समाजवाद की बात कही, कमजोर कड़ी का सिद्धांत दिया, घेरे का सिद्धांत भी दिया। स्टालिन के ने ऊपर से समाजवाद और शीर्ष से समाजवाद का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य पूंजीवाद का सिद्धांत भी कहा गया। खुर्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत दिया। अब ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत ने किसने दिया? खुर्चेव ने दिया। आगे वोल्शेविकवाद। यह एक रूसी शब्द है जिसका अभिप्राय बहुमत है। अब यही पूछ रहे हैं कि वोल्शेविक का अभिप्राय क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुमत। 1903 में रूसी समाजवाद लोकतांत्रिक श्रमिक दल का विभाजन हो गया। लेनिन का दल के बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया, जिसे वोल्शेविक दल का कहा गया। दल के अल्पसंख्यकों को मेंशेविक, अल्पसंख्यक हो गया मेंशेविक और बहुसंख्यक हो गया आपका वोल्शेविक। और मेंशेविक कहा कि जिसके नेता कौन थे? मार्तोव थे। मेंशेविक के एम से नाम है मेंशेविक, एम से मार्तोव, रिलेट करके याद रखो। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत अब जो लेनिन ने दिया, तो लेनिन ने दल की संरचना को लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम से व्यक्त किया। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अभिप्राय दल में वाद विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। दल में अनुशासन को कठोरता से लागू किया जाएगा। उपनिवेशवाद के संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण, तो भारत जैसे उपनिवेशवादी देशों के संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण मार्क्स की मान्यता से भिन्न है। ठीक है, इसमें दोनों में मतभेद है। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद आज के युग में प्रगतिशील नहीं है बल्कि शोषणकारी है। इस पूंजीवाद से निम्नलिखित खामियां हो रही है। पूंजीवादी देशों में वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पा रहा, उपनिवेशवादी देशों का शोषण किया जा रहा है। लेनिन और एम.एन. रॉय के विचार में विवाद, तो लेनिन के अनुसार भारत में साम्यवादी क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ का सहयोग करना चाहिए और क्रांति का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा। एम.एन. रॉय इस मान्यता से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार भारत में सर्वहारा वर्ग का पर्याप्त विकास हो चुका है और वह स्वयं क्रांति करने में सक्षम है, अतः बुर्जुआ वर्ग को सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेनिन की आलोचना, अब लेनिन की आलोचना किन्होंने किया है? तो रोजा लग्जमबर्ग ने वोल्शेविकवाद की कड़ी आलोचना की है। रोजा ने की आलोचना निम्नलिखित है। पहला, तो रोजा के अनुसार दल में शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। दूसरा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बजाय दल का अधिनायकत्व हो गया। रोजा ने स्वतः क्रांति का समर्थन किया। रोजा के अनुसार मार्क्स के विचार मूलतः लोकतांत्रिक हैं, जबकि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश कर दिया गया। रोजा कोटस्की मार्क्सवादी थी। उन्होंने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य कहा तथा उन्होंने संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की। आगे है लेनिन से संबंधित कुछ तथ्य। इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में, टू टैक्टिस्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन 1905। लेनिन की अन्य पुस्तक कौन कौन सी है? इनका ये ईस्वी सन भी आप याद रखना, जितने भी हैं सारे उनके बुक्स का, क्योंकि इसको कालक्रमानुसार सजाने के लिए बहुत बार एग्जाम में आया चुका, खासकर यूजीसी नेट में तो बहुत बार, मतलब हर 1-2 साल छोड़ के इसका, मार्क्स का, अंबेडकर का, गांधी का, इन सब के बुक को कालक्रमानुसार सजाने दे दिया जाता है। देखो, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया 1899, मटेरियलिज्म एंड द
क्रिटिसिज्म 1909। लेनिन ने इस्करा नामक वोल्शेविक पत्रिका का संपादन किया। मान लीजिए एक साइड पत्रिका दे दे, ठीक है, एक साइड थिंकर दे दे, तो इस्करा किसका है? तो इस्करा है आपका लेनिन का है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स याद रखनी है तो आप खुद से बुक्स का ऐसा कालक्रम कर लो, या तो फिर थिंकर का नाम और एक साइड बुक, तो खुद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन खुद से क्रिएट करो तो आपको आसानी से याद होगा। ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा। द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन सेकेंड इंटरनेशनल 1889, 1916 का आयोजन हुआ। 1890 में उन्होंने प्लेखानोव और लियो ट्रोट्स्की ने भाग लिया। प्लेखानोव को रूसी समाजवाद का पिता कहा जाता है। अब रूसी समाजवाद के पिता कौन है? प्लेखानोव। ट्रोट्स्की ने के अनुसार साम्यवादी शासन काल से सर्वहारा वर्ग के बहुमत का शासन है, जबकि रूस में मुट्ठी भर पार्टी पदाधिकारी का शासन स्थापित हो गया। अतः ट्रोट्स्की के अनुसार मार्क्स की मान्यता लोकतांत्रिक है, परंतु रूस में इनकी मान्यताओं की उपेक्षा की गई है। मार्च 1919 में थर्ड इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का आयोजन किया गया। यहाँ इसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखो लेनिन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहले तो उनके दो सिद्धांत क्या, हमने एक बार रिकॉल कर लेती हूँ सारे मतलब कुछ चैप्टर को। देखो व्लादिमीर, पहले तो नाम पूरा जान लो, व्लादिमीर इलिजिन युलियानोव लेनिन कब हुआ था? 1800। देखो कालक्रम याद रखोगे तो बुक्स का मैच करने में आसान। कभी कभी चार थिंकर के अलग अलग बुक दे दिया और उसको कालक्रमानुसार सजाने दे दे, तो अगर आप थिंकर कब पैदा हुए कब उनकी मृत्यु अगर वो ध्यान रहेगा तो मतलब अगर ये बिल्कुल बहुत बाद वाले थिंकर का एक साथ बुक दे देगा तो आप मैच मतलब उसको कालक्रमानुसार में आसानी से सजा सकते हो। ये आ गया। फिर इनकी बुक आ गया इम्पीरियलिज्म द हाई कास्ट ऑफ कैपिटलिज्म का 1917 में। इनकी दो मान्यता क्या? साम्राज्यवाद का सिद्धांत, दल का सिद्धांत, ये याद रखो। इन्होंने जो अक्टूबर क्रांति 1914 में जो हुआ था, अब अक्टूबर का 1914 दे देगा तो इसमें कौन क्या नारा लिए थे? रोटी भूमि और शांति, ये हो गया। फिर आगे है उनकी जितनी भी बुक्स हैं, मैंने यहाँ पे है बुक्स, ये भी जो बुक है इनका बुक वो आप याद रखना, उसको कालक्रम अनुसार सजाने दे दिया जाता है। और ये ठीक है, इनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज हम मैं माओ भी करा दे रही हूँ ताकि अब एग्जाम कभी 18 जून को भी हो सकता है, तो मैं सोची एक बार कम से कम ये थिंकर वाला तो कंप्लीट करा दो। तो चलो फिर आज हम माओ को भी पढ़ लेते। देखो माओ का जन्म कब? 1893 से 1976। तो माओ से तुंग का जन्म 1853 में चीन में हुआ था। चीन में साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने का श्रेय माओ से तुंग को जाता। क्या? चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई तो उसको सफल बनाने का श्रेय किसको जाता? माओ से तुंग को जाता है। माओ से तुंग ने 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना की और आजीवन नेतृत्व अपने पास ही रखा। माओ से तुंग ने चीनी क्रांति के लिए किसान वर्ग को में विश्वास लिया, क्योंकि किसान के बीच असंतोष फैला हुआ था। देखो किसान को सम्मिलित तो लेनिन भी गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से किसान के बारे में जो किया कि किसान को उसमें आंदोलन में लाए, उसका श्रेय माओ को जाता है। क्योंकि पहले मजदूर को ज़्यादा अहमियत देते, मजदूर के बारे में जैसे मार्क्स तो मजदूर तक ही सीमित थे, लेकिन माओ जो है वो किसानों पे विशेष जोर देते। अब इनकी बुक को आप एक जगह लिख लो। पहला है ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1952, ऑन प्रैक्टिस एंड द कॉन्ट्राडिक्शंस 1937, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949। अब ये सब बुक देखो तो सबसे पहले इनका ये बुक हो जाएगा ऑन प्रैक्टिस एंड द कॉन्ट्राडिक्शन, फिर हो जाएगा आपको ऑन न्यू डेमोक्रेसी, फिर हो जाएगा पीपल्स डेमोक्रेटिक। वैसे ही आप लिखना जैसे ना स्पीसन वैसे ही लिखना है, इसमें तो ऊपर नीचे दिया हुआ ना, लेकिन आप अगर नोट डाउन करो ना तो वैसे ही मतलब सिस्टमेटिक नोट डाउन करो। पहले ये वाला लिखो, फिर ये वाला, फिर ये और फिर ये, ठीक है। माओ से तुंग ने द्वारा सोवियत संघ में स्टालिनवादी नीति की आलोचना की। अब माओ से तुंग के अनुसार स्टालिन ने रूस में उद्योगों की स्थापना करते हुए समय रूस में किसानों के हितों की उपेक्षा की। सोवियत संघ में भारी औद्योगिकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई। माओ से तुंग के अनुसार कृषि
क्षेत्र के विकास में मोझेल ने उद्योग के विकास के पश्चात ही भारी उद्योगों की स्थापना करना असंभव है। माओ से तुंग के अनुसार स्टालिन का केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जनसहभागिता अनुपस्थित थी। उद्योग और पूंजी का विकास राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप में किया गया। माओ से तुंग के अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। माओ से तुंग ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया। समाजवादी व्यवस्था में अवरोध समाप्त हो जाए। बल्कि माओ से तुंग के अनुसार समाजवादी व्यवस्था में अंतर विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। अतः माओ से तुंग ने आर्थिक तत्वों की तुलना में राजनीतिक एवं चेतना को अत्यधिक महत्व दिया। माओ से तुंग के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं, बल्कि इस उत्पादन में स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना क्रांति का वास्तविक अर्थ है। अब माओ से तुंग ने के समय चीन की समस्या, क्या क्या समस्या थी? एक तो जापानी साम्राज्यवाद की और सामंतवादी शोषण की। देखो, कोई भी थिंकर जो है उनके विचार उस समय की काल परिस्थिति घटनाओं पे काफी प्रभावित होता है। तो उनके समय क्या हुआ था? जापानी साम्राज्यवाद और सामंती शोषण था। तो माओ से तुंग ने पहली बार किसानों को क्रांति का अग्रवाहक बनाया। अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि मार्क्सवादी विचारकों में किसने किसानों को सबसे पहले अग्रवाहक या सबसे पहले किसानों को किसने सम्मिलित किया? तो माओ से तुंग ने। क्रांति के केंद्र शहर नहीं गांव होंगे। क्रांति का केंद्र शहर नहीं गांव, क्योंकि अब ये किसानों की बात करें तो किसान कहाँ रहेंगे? गांव में रहेंगे। तो क्रांति का केंद्र शहर नहीं गांव रहेंगे। क्रांति का तरीका गोरिल्ला युद्ध होगा। ठीक है। विरोध का सिद्धांत, माओ से तुंग के अनुसार समाज में अंततः अनंत काल तक विरोध बने रहेंगे। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के पश्चात भी समाज में विरोध कायम रहेंगे। उसके अनुसार विरोध दो प्रकार के होते हैं, सामंजस्यशील विरोध और गैर सामंजस्यशील विरोध। सामंजस्यशील विरोध का अभिप्राय वे विरोध है जो जनता के मध्य आपस में होते हैं और जिसे बिना किसी हिंसा के सुलझाया जा सकता है। ये विरोध साम्यवादी क्रांति के बाद भी बने रहेंगे। गैर सामंजस्यशील विरोध शोषक और शोषित के मध्य होता है, जिसे सुलझाने को हिंसा की आवश्यकता होती है। निरंतर क्रांति, क्रांति एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। क्या है? क्रांति एक दिन में अचानक की घटना नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलते रहती है। माओ से तुंग के अनुसार समाज में क्रांति का एक दौर चलेगा जिसमें लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सके। माओ से तुंग ने निरंतर क्रांति का नारा दिया। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने क्रांति को निरंतर क्रांति की बात बोली? तो माओ से तुंग ने। अब इस जिसमें मुख्य निम्नलिखित है, कौन कौन सी है? देखो, पंचवर्षीय योजना क्रांति, सैकड़ों फूल, ये भी क्वेश्चन पूछा, सैकड़ों फूलों को खिलने दो की योजना 1957, अनेक विचारों से मुक्त रूप में करने की स्वतंत्रता प्रदान की, लंबी छलांग का आंदोलन। अब ये तीनों आंदोलन को याद रखिए। अब ये लंबी छलांग आंदोलन क्या है? तो इस आंदोलन के अंतर्गत माओ से तुंग ने औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष में 100% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया। ये लंबी छलांग कहने का मतलब, लंबी छलांग का आंदोलन असफल हो गया। इस आंदोलन की असफलता के बाद माओ से ने सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया। अब ये क्वेश्चन वही कई बार अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे अलग अलग स्टेट का, तो ये बहुत बार पूछा गया कि सांस्कृतिक क्रांति की बात किसने कही? तो सांस्कृतिक क्रांति की बात माओ ने की है। अब ये सांस्कृतिक क्रांति कब हुई? 1966। अब देखो कालक्रमानुसार देखो क्या क्या है। पहला पंचवर्षीय योजना क्रांति, ये 53 से 57 है, 57 है। फिर सैकड़ों फूलों को खिलने दो, 1957 है। उसके बाद 58 to 60 लंबी छलांग है। फिर सांस्कृतिक क्रांति कब हुई थी? 66 से 76। दल में नौकरशाहियों को रोकने का प्रयास, इसमें क्या क्या किया गया था? सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास, लोगों में वैचारिक परिवर्तन का प्रयास। इसके द्वारा माओ से तुंग ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय के छात्रों
की निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया। दल ने शक्ति का केंद्रीकरण रोकने का प्रयत्न किया। आलोचकों के अनुसार चीन के साम्यवादी दल ने शक्ति संघर्ष के कारण माओ त्से तुंग ने यह नारा दिया। माओ त्से तुंग ली सियोंकी एवं डेंग सियाओपिंग जैसे नेताओं के विरोध में संघर्ष किया। माओ त्से तुंग ने कहा, बुर्जुआ तत्व से चीन को खाली कराना चाहते हैं। लाल सुरक्षा कर्मी, रेड गार्ड, ये भी पूछा जाता है। देखो, सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावित करने के लिए माओ त्से तुंग ने सैनिक का प्रयोग किया। इसके हाथों में माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रेरित एक लाल किताब होती है, जिसको रेड गार्ड कहा गया। ये क्रांति के लिए एक प्रहरी बन गया। आगे है, इसके द्वारा चीन सेना को पूर्णतः माओवादी विचारधारा के रंग में दिया गया। चांडाल चौकड़ी, गैंग ऑफ फोर। चांडाल चौकड़ी तो नेतृत्व जियांग क्विंग द्वारा किया गया। अन्य 3 सहयोगी में झांग चिन, उनके तो नाम भी अजीब से रहते हैं चाइनीज के, यांगो वेंग युआन तथा वांग वोंग वेन थे। इनका उद्देश्य माओ की सांस्कृतिक क्रांति को लागू करना था। इन चारों पर माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद आपराधिक मुकदमा चलाया गया। ये जो चारों थे, जो 4 चांडाल चौकड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, 4 गैंग ऑफ 4, मतलब इसमें से 4 का नाम है, उसमें से किसी एक का नाम नहीं दिया। इसमें से कौन थे गैंग 4 में, तो आप नाम ध्यान रखो भाई, इसका नाम तो थोड़ा अलग ही है। देखो, जियांग क्वांग, 3 अन्य सहयोगी थे, झांग चिंग क्यूंगो, यांग वेंगवांग तथा वांग होंग वैन। इसका उद्देश्य माओ से संस्कृति, ऐसे आया तो नहीं है। इन चारों पर माओ सेतुंग की मृत्यु के बाद अपना ठीक है। इस समूह की घटना को माओ सेतुंग ने सांस्कृतिक क्रांति का अंत किया गया। इस घटना के विघटन को माओ सेतुंग की सांस्कृतिक क्रांति का अंत हुआ। माओ सेतुंग की क्रांति की विशेषता, अब उनकी क्रांति की क्या क्या विशेषता थी, बस इतना ही है ना, हाँ ज़्यादा नहीं है। चलो, तो माओ त्से तुंग की ये हो गई। तो क्या है, माओ त्से तुंग ने पहली बार किसानों को क्रांति का अगुवा बनाया। माओ त्से तुंग ने चीन में सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव बना दिया। माओ त्से तुंग ने चेतना को भौतिक तत्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। माओ त्से तुंग ने पहले मार्क्सवादी विचार थे जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना बल दिया। माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध कथन, शक्ति बंदूक की नली से निकली, ये भी बहुत बार ये एग्जाम में आई। ये जो लाइन, शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है, ये माओ की फेमस कोटेशन है और ये कई बार एग्जामों में आया है। माओ त्से तुंग हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। अब पूछ ले किससे बहुत प्रभावित थे, हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म से बहुत प्रभावित थे। माओ त्से तुंग के अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम है। माओ त्से तुंग ने नव लोकतंत्र का विचार दिया। तो माओ त्से तुंग ने किसान और श्रमिकों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व को स्वीकार किया। माओ त्से तुंग ने पहली बार साम्यवादी क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को सम्मिलित करने का विचार किया। माओ त्से तुंग ने लोकतांत्रिक सहभागिता की मान्यता को स्वीकार करते हुए आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया। माओ त्से तुंग ने महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा, आधा आसमान महिलाओं ने उठा लिया। अब ये भी लाइन याद रखो, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या बोला है, महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने बोला आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। ठीक है, मतलब ये महिला की मतलब इक्वल बात करते हैं, मतलब महिला की भी बात करते हैं, मतलब महिला फ्रीडम की। माओ त्से तुंग के अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायक तो होता है। युद्ध की रणनीति, आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध सामरिक रक्षा की रणनीति, लोगों के द्वारा अति आक्रमण की रणनीति, मतलब लोग या जनवादी की आक्रमणकारी नीति एवं दुश्मन के पीछे हटाना। चीन में समाजवादी राज्य। अब देखो, 1878 में चीन में साम्यवादी दल के नेता डेंग सियाओपिंग ने चीन के स्वरूप के समाजवाद का नारा दिया, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे उन्होंने आधुनिकीकरण का नाम दिया। उसके द्वारा समाजवादी आर्थिक प्रणाली के बाजार से जोड़ा गया। चीन में लागू समाजवाद को बाजारवादी समाजवाद का नाम दिया गया। अतः चीन ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित किया तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी गठन किया। सार्वजनिक
उद्यमों को भी निजी उद्योगों की भांति कुशल प्रतिस्पर्धा बना दिया और भूमि पर अभी भी राज्य का नियंत्रण है, परंतु औद्योगिक गतिविधि के लिए व्यक्तियों की भूमि आवंटित की जाती है और आर्थिक कुशलता बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी निवारण के लिए उल्लेखनीय कार्य करता है। अब देखो माओ से तुमसे क्या क्या, एक तो बुक उनका याद रखो, कौन कौन सी उन्होंने क्रांति दी वो याद रखो बस इनसे, और वो बंदूक की नली है, ये 2 लाइन जो उनकी कोटेशन है वो याद रखो। बस इतना ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेना और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। मैंने ऑलरेडी उस पर MCQ अपने चैनल पे डाल रखा है। ये वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद बोलो एक ही होता उससे, तो आप वो वाला देख लेना, प्लेलिस्ट में होगा, या आप वीडियो पूरा चेक करना क्या बोलते हैं चैनल पे, तो मिल जाएगा आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।